नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे एमएलसी चुनाव की, जिसको लेकर प्रचार थम चुका है और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पोलिंग बूथ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं, मतदान कर्मियों को भी ट्रेनिंग दे दी गई और कल पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल के लिए रवाना होंगी। दरअसल 9 अप्रैल को 36 सीटों में से बचे हुए 27 सीटों पर वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। आपको बता दें कि 36 में से 9 सीटों पर पहले ही भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो देखिए 8 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, प्रशासन मुस्तैद है और चुनाव को लेकर तैयारियां चाक चौबंद हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो भी कमर कस चुके हैं। मतदान की तैयारियां चल रही हैं और पोलिंग बूथ पर भी तैयारियां चल रही हैं। तो 36 सीटों के लिए ये पूरा मतदान होना था, लेकिन 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। ऐसे में 27 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। एमएलसी की 27 सीटों पर 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 36 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और इस चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने जोरदार तैयारी की है, क्योंकि विधान परिषद चुनाव में ज्यादा सीट जीतने का मतलब है कि पहली बार भाजपा विधान परिषद में पूर्ण बहुमत हासिल कर लेगी और इसलिए पार्टी ने सांसदों से लेकर मंत्रियों तक को जिम्मेदारी सौंपी है। एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला की ये रिपोर्ट थी। स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र की 36 में से 27 सीटों पर एमएलसी के जो चुनाव हैं वो 9 अप्रैल को होंगे, क्योंकि 9 सीटों पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए कि अगर इस चुनाव में बीजेपी ज़्यादा सीटें जीतेगी तो पहली बार ऐसा होगा जब विधान परिषद में बीजेपी के पास बहुमत हो जाएगा। यानी अभी तक बीजेपी के पास कभी भी विधान परिषद में बहुमत नहीं रहा है। वर्तमान में बीजेपी के जो सदस्य हैं विधान परिषद में उनकी संख्या 38 है। 9 जो निर्विरोध हुए हैं अगर उसको जोड़ लें तो ये संख्या 47 हो जाती है और जो 27 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें अगर बीजेपी 20 सीटें जीतती है, जैसा वो दावा कर रही है, उसका कहना है कि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, तो फिर उसकी संख्या हो जाएगी 67 और ऐसा पहली बार होगा जब विधान परिषद में बीजेपी बहुमत से भी ज़्यादा उस आंकड़े को भी पार कर जाएगी। तो ज़्यादातर अगर हम कहें बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंकी हुई है। सांसदों को लगाया है, विधायकों को लगाया है, यहाँ तक कि मंत्रियों को भी लगाया है। सबको ड्यूटी दी है कि किसी भी तरह से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं इन एमएलसी चुनाव में वो चुनाव ज़रूर जीतें। क्यों? क्योंकि उच्च सदन होता है विधान परिषद और यहाँ पर अगर विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर तो बीजेपी के अकेले 255 विधायक हैं, पूर्ण बहुमत है, लेकिन विधान परिषद में बहुमत के आंकड़े से बीजेपी पहले दूर थी, लेकिन अब बहुमत से भी ज़्यादा सदस्य हों, ये बीजेपी की तैयारी है। और आज प्रचार भी जो है वो थम गया है। अब 9 अप्रैल को इस चुनाव के लिए, एमएलसी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा ने जोरदार तैयारी की है। पार्टी की कोशिश है कि विधान परिषद चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं। इससे पहली बार विधान परिषद में बीजेपी को बहुमत हासिल हो सके। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का साफ कहना है कि विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा सीटें विधान परिषद चुनाव में भाजपा हासिल करेगी। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए श्रम मंत्री अनिल राजभर जी हैं। अनिल जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव बीजेपी के लिए हो गया है, क्योंकि अगर आप जीतेंगे तो आप पूर्ण बहुमत में आएंगे पहली बार विधान परिषद में। कि चुनाव तो हर महत्वपूर्ण होता है, ये चुनाव विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है और इसीलिए पार्टी ने इस पर बृहद योजना बनाई है। पार्टी का एक एक वर्कर पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास कर रहा है। हम सब लोग लगे हुए हैं। 9 सीटों पर अब बीजेपी के उम्मीदवार तो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, केवल 27 सीटों पर अब चुनाव होना है, तो उसके लिए पूरी तैयारी, क्योंकि आप वाराणसी सीट से आते हैं और वहाँ पर बीजेपी ने सुदामा पटेल को उतारा है, पर वो कह रहे हैं कि पार्टी के लोग साथ नहीं दे रहे हैं। पता नहीं, मैंने ऐसी बात तो सुनी नहीं। तो मैं अभी था, मैंने एक मीटिंग भी बुलाई थी और 2 विकास खंडों को एक साथ जोड़कर वहाँ के सम्मानित प्रधानगण और क्षेत्र पंचायत के सम्मानित सदस्यों की बैठकें हुई
और डॉक्टर सुदामा पटेल जी भी थे, अभी हमारी कल भी बात उनसे हुई। निरंतर हम लोग आपस में संपर्क में हैं। और अखिलेश यादव कल कन्नौज में थे, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछली बार की तरह ज़्यादा सीटें जीतेगी और एक बड़ा आरोप लगाया बीजेपी पर, कहा कि लोकतंत्र की साइलेंट किलर है बीजेपी। भाई वो लोग तो लोकतंत्र को मानने वाले लोग ही नहीं हैं, भारत के संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये अखिलेश यादव जी की ज़बान से लोकतंत्र मतलब शब्द सुनना भी ये मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है। लोकतंत्र से दूर दूर रहने वाले लोग और लोकतंत्र को परिभाषित करने का प्रयास करें और भारतीय जनता पार्टी को लक्ष्य करके कोई टिप्पणी करें, ये कहीं से शोभा नहीं देता। जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है। तो ये आपने सुना क्या कहना है कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जैसे बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, उससे भी ज़्यादा बड़ी जीत विधान परिषद चुनाव में मिलेगी। और अखिलेश यादव के बयान पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर वो लोकतंत्र की बात करें तो उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती और उन्हें ना अपनों पर भरोसा है और ना पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। कैमरा मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और बड़ी खबर गाजीपुर से है। सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी की बेटी पर केस दर्ज हुआ है। एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी मदन यादव की बेटी पर केस हुआ है। सरकारी धन के दुरुपयोग का केस दर्ज हुआ। ग्राम प्रधान रहते हुए धन का दुरुपयोग किया। सहायक विकास अधिकारी जय प्रकाश पांडे की तहरीर पर यह मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर गाजीपुर से है। सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी की बेटी पर केस दर्ज किया गया है और आरोप यह है कि एमएलसी चुनाव में निर्दलीय जो प्रत्याशी मदन यादव की बेटी हैं कि उन्होंने सरकारी धन के दुरुपयोग किया है, उसका मामला दर्ज हुआ है और ग्राम प्रधान रहते हुए धन दुरुपयोग का मामला सामने आया है। गोंडा में भी एमएलसी चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। कल शाम को पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना होंगी। कुल 26 मतदान सेंटर बनाए गए हैं। इनमें 17 गोंडा के हैं और 9 मतदान सेंटर बलरामपुर के हैं। गोंडा और बलरामपुर जिले के सभी ब्लॉक पर जिला पंचायत कार्यालय पर वोटिंग होनी है। सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। चुनाव को लेकर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 17 और बलरामपुर जनपद में 9 सेंटर्स हैं, मतलब टोटल 26 सेंटर्स हुए और टोटल वोटर्स हमारे 4908 हैं जिनके द्वारा मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। सभी जो हमारे बूथ हैं वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट बूथ्स पर ही रहेंगे। मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग की जा चुकी है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट सबकी ट्रेनिंग कराई जा चुकी है। कंबाइंड ब्रीफिंग भी कराई जा चुकी है। उन लोगों को क्या करना है नहीं करना है उसके बारे में बताया जा चुका है। जितने हमारे प्रत्याशी हैं उन लोगों को भी ब्रीफ किया जा चुका है। चूँकि इस मतदान प्रक्रिया में नंबर सिस्टम से वोट होते ही है तो उसके बारे में भी लोगों को बताया जा चुका है। और जो आपके थ्रू भी मैं बताना चाहूँगा मतदाताओं से, सभी मतदाताओं से कि नंबर सिस्टम में ही वोट होता है, वर्ड्स में नहीं लिखेंगे, 1-2 के फॉर्म में इसमें वोटिंग होती है। तो वो उस तरीके से वोटिंग करेंगे और जो हमारे द्वारा बैंगनी कलर का पेन दिया जाएगा उसी से वोटिंग होगी। हमारी तैयारियां पूरी हैं। हम लोगों ने जो भी मटेरियल्स हैं वो सारे इकट्ठा कर लिए हैं और कल हमारी पार्टियां यहां से रवाना होगी अपने अपने मतदान केंद्रों पर। और परसों हमारा सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद कलेक्ट्रेट के ही हमारे कोर्ट कैंपस में, हमारे कलेक्ट्रेट के कोर्ट कैंपस में पार्टियां से वो सामग्री वहां पे जमा कराई जाएगी और 12 तारीख को सुबह सुबह यहाँ काउंटिंग शुरू की जाएगी। मुर्तजा अब्बासी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एटीएस ने मुर्तजा के पिता मुनीर अहमद अब्बासी को नोटिस भेजा है और एटीएस ने बयान दर्ज कराने के लिए मुनीर अहमद को तलब किया है। आपको बता दें कि मुर्तजा की मानसिक बीमारी और इलाज के बारे में पूछताछ होगी। मुर्तजा की संदिग्ध गतिविधियों पर भी मुनीर से पूछताछ होगी। मुनीर ने बेटे मुर्तजा को मानसिक तौर पर बीमार बताया था और बीमार बताकर बचाने की कोशिश पर पिता को एटीएस ने जांच के दायरे में ले लिया है। अहमद मुनीर अब्बासी कई कंपनियों में लीगल एडवाइजर रह चुके हैं और मुर्तजा के कांड के सामने आने के बाद उन्होंने कहा था कि उनका बेटा मुर्तजा मानसिक रूप से बीमार है और अब एटीएस ने बयान दर्ज कराने के लिए मुनीर अहमद को तलब किया है। मुर्तजा की मानसिक बीमारी और इलाज के बारे में पूछताछ होगी। मुर्तजा की संदिग्ध गतिविधियों पर भी मुनीर से पूछताछ की जाएगी। मुनीर ने बेटे मुर्तजा को मानसिक तौर पर बीमार बताया था और बीमार बताकर बचाने की कोशिश पर पिता को एटीएस ने जांच के दायरे में लिया। अहमद मुनीर अब्बासी कई कंपनियों में लीगल एडवाइजर रह चुके हैं।
तो जांच जो चल रही है उसमें मुर्तजा के पिता मुनीर अहमद अब्बासी भी अब जांच के दायरे में आ गए हैं। एटीएस ने बयान दर्ज कराने के लिए मुनीर अहमद को तलब किया है और वजह ये बताई जा रही है कि मुर्तजा की मानसिक बीमारी का हवाला दिया था। मुनीर ने ये कहा था कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार है और इस पूरे मामले में अब एटीएस उनसे भी पूछताछ करेगी। तो मुर्तजा के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, एटीएस ने मुर्तजा के पिता मुनीर अहमद अब्बासी को नोटिस भेजा है और एटीएस ने बयान दर्ज कराने के लिए मुनीर अहमद को तलब किया है। आपको बता दें कि मुर्तजा की मानसिक बीमारी को लेकर मुनीर ने बयान दिया था कि वो मानसिक तौर से बीमार है। मुर्तजा की संदिग्ध गतिविधियों पर भी मुनीर से पूछताछ होगी। और यूपी में शहर शहर अपराधियों पर पुलिस कहर बरपा रही है। कई शहरों में पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर कई बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बुलंदशहर में एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। वहीं हरदोई में 2 लुटेरों पर पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान शिकंजा कसा। संभल में भी पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रयागराज में 25,000 की इनामी बदमाश पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। तो देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बदमाश की तलाश जारी है। बुलंदशहर, हरदोई, संभल, प्रयागराज 4 जगहों पर एनकाउंटर हुए हैं और अलग अलग जो जिले हैं यहां पर एनकाउंटर हुए। प्रतापगढ़ में एक अपराधी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा करने के बाद भी जब आरोपी हाजिर नहीं हुआ तो पुलिस बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को हाजिर नहीं होने पर उसकी चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का फरमान सुनाया। हालांकि इस दौरान इलाके के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। आपको बता दें कि 24 मार्च को पुलिस ने धारा 376D, 323, 506 और 342 के आरोपी रियाज के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया था। मामला उदयपुर थाने के अठेहा का। अगले 48 घंटे के अंदर अपने को माननीय न्यायालय अथवा थाने पर आत्मसमर्पण करें, अन्यथा आपके चल अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी, मकान आदि के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मुकदमा नंबर 115/2021 धारा 376D, 323, 504, 506, 342 IPC व SC/ST एक्ट में। वहीं बरेली विकास प्राधिकरण ने आज परसाखेड़ा में सपा के भोजीपुर विधायक शहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। बीडीए के मुताबिक पेट्रोल पंप का मानचित्र पास नहीं है। नोटिस देकर मानचित्र मांगा गया था, लेकिन अब तक कागज उपलब्ध न होने पर कार्रवाई की गई। पेट्रोल पंप मालिक ने कार्रवाई होने के बाद मानचित्र उपलब्ध कराने के लिए 15 दिन का समय मांगा है। बीडीए ने कार्रवाई रोक दी है। बता दें कि हाल ही में शहजिल इस्लाम ने एक स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। और गोंडा से खबर है, जहां पर यूपी में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने के बाद सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। यहां प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर आधा दर्जन ऐसी जमीनें खाली करवाई। यही नहीं, लगातार ऐसी जगहों को चिन्हित कर कार्रवाई चलती रही। उधर बुलंदशहर में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकारी बुलडोजर चला। यहां 20 बीघा जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी पर विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया और अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। साथ ही अनूप शहर रोड पर 1000 वर्ग मीटर में निर्माण किए जा रहे पेट्रोल पंप को भी सील कर दिया। तो अवैध कॉलोनी में विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। महाराजगंज में पुलिस की गेस्ट हाउस पर छापेमारी हुई है। नौतनवा पुलिस ने गेस्ट हाउस पर छापेमारी की है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और दोनों संदिग्धों से पूछताछ जारी है। संदिग्धों से रॉ के फर्जी आई कार्ड दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर महाराजगंज से है, जहां पर पुलिस की गेस्ट हाउस में छापेमारी की गई और नौतनवा पुलिस ने कार्रवाई की। नौतनवा पुलिस ने गेस्ट हाउस में छापेमारी की। पुलिस ने 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया है और दोनों संदिग्धों से पूछताछ इस वक्त चल रही है। जानकारी ये मिल रही है कि संदिग्धों से रॉ के फर्जी आई कार्ड और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर, क्योंकि 2 लोग ऐसे मिले हैं जिनके पास रॉ के फर्जी आई कार्ड थे,
दस्तावेज बरामद किए गए हैं और दोनों संदिग्धों से इस वक्त पूछताछ चल रही है। महाराजगंज की नौतनवा पुलिस ने इस गेस्ट हाउस पर छापेमारी की, जहां से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है और पुलिस क्या बता रही है इस पूरे मामले में? जी, अभी पुलिस किसी कंक्लूजन पे नहीं निकली है इसमें, लेकिन तमाम एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इनसे पूछताछ कर रही हैं। अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उससे इनकी पूरी बातचीत से लग रहा है कि ये दोनों संदिग्ध हैं और ये बातों को ये कई तरीके से बदल रहे हैं। अब तक के जो तथ्य इसमें सामने आए उसमें यही लग रहा है कि इनके पास से जो आईडी मिली है वो फर्जी है और ये एयरगन मिला है और इसके अलावा और भी कुछ मिला, जिससे जांच करी जा रही है। लेकिन पुलिस अभी इस पर किसी कंक्लूजन पे नहीं निकली है कि इसका कोई निष्कर्ष नहीं होता है जिससे ये पता चल सके कि इनके मंसूबे क्या थे, ये क्या करने वाले थे, कहाँ जाने वाले थे। इन सारी चीजों से जानकारी पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगी। जी, शुक्रिया संजय आपका जानकारी के लिए। नजरें बनाए रखिएगा, आपसे फिर करेंगे। तो महाराजगंज से बड़ी खबर है, पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। नौतनवा पुलिस ने कार्रवाई की है और 2 संदिग्धों के पास से रॉ का फर्जी आई कार्ड बरामद हुआ है। दोनों संदिग्धों से इस वक्त पूछताछ चल रही है। और महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है, प्राथमिक तौर पर क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, इसमें पूछताछ अभी चल रही है, हमारी कई टीमें पूछताछ कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी विशेष बात प्रकाश में नहीं आई है। एक इनके पास से रॉ का आईडी कार्ड मिला है, जिसके बारे में जो व्यक्ति है राहिल, उसका कहना है कि गूगल से उसने डाउनलोड किया था और उसको एक लोगों पर प्रभाव जमाने के लिए उसका वो इस्तेमाल करता था। लेकिन फिर भी अभी पूछताछ चल रही है और अभी अंतिम तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सर, जिस गेस्ट हाउस में इन लोगों को पकड़ा गया है, क्या वहां पर किस तरीके से जानकारी मिली थी और क्या कोई इनपुट था कि संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ लोग वहां मौजूद हैं? देखिए, कई दिन से ये लोग रुके हुए थे और कमरे से बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे थे, केवल खाना आदि खाने के लिए निकलते थे। तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन हुई और इस पे जाके पुलिस ने घेराबंदी करके इनको अरेस्ट किया। बिल्कुल। तो सर, ये जो पूछताछ की प्रक्रिया है ये अभी लंबी चलेगी? कुछ और इनके बारे में इनका रिकॉर्ड निकालने की कोशिश होगी कि कहाँ रहने वाले? तस्दीक हो गई कहाँ के रहने वाले हैं लोग? देखिए, बनारस के रहने वाले हैं और ये तस्दीक भी हो गया है। दोनों ही, एक ड्राइवर है और राहिल भी बनारस का रहने वाला है। इसके अलावा इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं पता चला है, शायद है भी नहीं। इसके अलावा इनका जो पिछले 3 महीने का जो कार डिटेल है या इनके सोशल मीडिया पे प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम है, ये टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, इन सब की भी स्टडी चल रही है। थोड़ा समय लगेगा। जी, धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो प्रदीप गुप्ता जी जुड़े थे, एसपी महाराजगंज। उन्होंने कहा कि बनारस के रहने वाले हैं और जो प्राथमिक जानकारी मिली है पूछताछ में, उसमें उनका कहना है कि जो रॉ के फर्जी आई कार्ड है उन्होंने गूगल से डाउनलोड करके लोगों पर प्रभाव डालने के लिए बनाए थे, लेकिन फिर भी तमाम एंगल्स पर जांच चल रही है। नौतनवा में नर्मदा गेस्ट हाउस में से 2 संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए हम लोगों ने हिरासत में लिया है। एक राहिल परवेज नाम का व्यक्ति है और एक उसका ड्राइवर है, निखिलेश नाम है उसका, और ये दोनों बनारस के रहने वाले हैं। राहिल परवेज के पास से एक रॉ का फर्जी आईडी कार्ड मिला है। बाकी हम लोग डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। हमारे LIU है, SIO की टीम है और हम लोगों के सर्विलांस और साइबर सेल के लोग हैं और इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभी विस्तृत पूछताछ चल रही है, कहाँ कहाँ गए हैं, किससे बात की है, सारे CDR वगैरह की स्टडी की जा रही है और जल्दी हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। तो देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो प्रशासनिक अमला है, जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, वो पूरी तरीके से एक्शन में है। हालांकि अभी वक्त लगेगा थोड़ा, लेकिन हर एंगल पर जांच की जा रही है कि उनका जो सोशल मीडिया था वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। और वाराणसी के दोनों संदिग्ध रहने वाले हैं। इसके साथ ही साथ उनकी कॉल डिटेल्स पर भी जांच चल रही है और जो भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट थे उस पर भी
निगरानी की जा रही है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। तो गेस्ट हाउस में दरअसल ये दोनों कई दिनों से रुके थे और जानकारी पुलिस को ये मिली कि बहुत ज़्यादा ये गेस्ट हाउस से बाहर निकल भी नहीं रहे थे। इसके बाद नौतनवा पुलिस पहुंची और वहां पर छापेमारी करके इनको पकड़ा गया। पूछताछ चल रही है और जो पहली पूछताछ में जानकारी आ रही है कि जो रॉ का फर्जी आई कार्ड मिला है, तो संदिग्धों का कहना यह है कि उन्होंने गूगल से डाउनलोड कर लिया था। हालांकि जिले के एसपी का कहना है कि अभी पूछताछ चल रही है, जांच चल रही है और किसी नतीजे पर पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो महाराजगंज में 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं और गेस्ट हाउस में ये कई दिन से रुके थे। यही वो गेस्ट हाउस है जहां पर रुके थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये अपने कमरे से ज़्यादा निकल नहीं रहे थे, जिसके बाद पुलिस को जानकारी हुई। नौतनवा पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी की और छापेमारी के बाद इन्हें पकड़ा गया। तो इनके पास से कुछ दस्तावेज बरामद हुए। जो चीज़ें सामने आ गई हैं, तस्दीक हो गई है कि दोनों ही वाराणसी के रहने वाले हैं। इनमें से एक संदिग्ध ड्राइवर है, ड्राइवर का काम करता है और इनका कहना यह है कि इन्होंने रॉ का जो आई कार्ड था वो गूगल से डाउनलोड करके बना लिया था।